नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे इंडस्ट्रियल जायंट यानी औद्योगिक दानव की बात करने वाले हैं जो अगर एक बार जाग जाए तो फिर सालों तक सोता नहीं है। हम बात कर रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस की। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसी मशीन को जो बिल्कुल एक जीते जागते विशालकाय जीव की तरह है। इसका अपना एक पूरा लाइफ साइकिल होता है। इसके जन्म से लेके इसके रोज के काम, इसकी छोटी सी नींद और फाइनली इसके रिटायरमेंट तक। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है इसकी। सबसे पहले जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 5 से 7 साल। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं है। जब एक ब्लास्ट फर्नेस को इग्नाइट किया जाता है यानी पहली बार जलाया जाता है तो वो लगातार 5 से 7 सालों तक बिना रुके दिन रात जलता रहता है। इसका स्केल इतना भयंकर रूप से विशाल है कि इसे अपनी मर्जी से रोज चालू या बंद करना इंसानों के लिए लिटरली नामुमकिन है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस 5 से 7 साल की नॉन स्टॉप ऑपरेशनल लाइफ को इंडस्ट्री की भाषा में कैंपेन लाइफ कहा जाता है। बेसिकली ये वो टाइम पीरियड है जब तक फर्नेस के अंदर की दीवार, जिसे हम रिफ्रैक्टरी लाइनिंग कहते हैं, वो पूरी तरह से घिसकर खत्म नहीं हो जाती और उसे रिप्लेस करने की नौबत नहीं आ जाती। इस जायंट को स्टार्ट करना या रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल टास्क है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्टिंग अप, जिसे ब्लोइंग इन कहते हैं। फिर डेली हार्वेस्ट यानी टैपिंग ऑपरेशंस। उसके बाद स्लोइंग डाउन या फैनिंग। फिर पॉजिंग ऑपरेशंस यानी बैंकिंग। और आखिर में फर्नेस का रिटायरमेंट, जिसे ब्लोइंग आउट कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। स्टार्टिंग अप यानी ब्लोइंग इन। जब कोई नया फर्नेस बनकर तैयार होता है या उसकी नई लाइनिंग लगाई जाती है तो उसे गहरी नींद से जगाने के इस पूरे ऑपरेशन को ही ब्लोइंग इन कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस फर्नेस का जन्म है। अब ये जन्म कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके 3 बेहद सिस्टमैटिक स्टेप्स होते हैं: ड्राइंग, फिलिंग और लाइटिंग। देखिए, जब रिफ्रैक्टरी लाइनिंग बिल्कुल नई होती है ना, तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर यानी नमी होती है। अगर आप इसे सीधे फुल टेम्परेचर पर गर्म कर देंगे तो ये क्रैक होकर डैमेज हो सकती है। इसलिए इसे बहुत ही संभाल कर जीवन में लाया जाता है। नमी निकालने का जो सबसे पहला स्टेप है वो है ड्राइंग, और इसके कई तरीके हैं, जैसे स्टोव से हॉट ब्लास्ट भेजना, एक अलग डच ओवन का यूज करना, या फिर सीधे हर्थ पर लकड़ी और कोक जलाकर उसे सुखाना। जब वे नमी धीरे धीरे बेक होकर निकल जाती है तो फर्नेस को कूलर्स की मदद से वापस 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ये इसलिए जरूरी है ताकि वर्कर्स और इंजीनियर्स अंदर जाकर साफ सफाई कर सकें और सारे इक्विपमेंट्स को मैनुअली चेक कर सकें। एक बार इंस्पेक्शन हो गया तो शुरू होती है फिलिंग। फर्नेस की ये लेयर डाइट ना वाकई में बड़ी दिलचस्प है। सबसे नीचे जो हर्थ होता है वहां लकड़ी, ऑयल और टिम्बर डाले जाते हैं जो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं। उसके ऊपर मिडल यानी बॉश जोन में सिर्फ कोक और फ्लक्स होता है, और सबसे ऊपर स्टैग जोन में आयरन ओर, फ्लक्स और कोक का मिक्सचर। लॉजिक बहुत सिंपल है। शुरुआत में नीचे की तरफ आयरन ओर नहीं रखा जाता ताकि ये दानव भारी रॉ मटेरियल को खाने से पहले खुद को अच्छी तरह से गर्म कर सके। यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ब्लैंक कोक। ब्लैंक कोक का सीधा सा मतलब है एक ऐसा चार्ज जिसमें सिर्फ कोक होता है, कोई आयरन ओर नहीं। स्टार्टअप फेज में हमारा मेन गोल मेटल बनाना नहीं होता, बल्कि फर्नेस के अंदर भयंकर हीट जनरेट करना होता है। तो ये ब्लैंक कोक सिर्फ और सिर्फ शुद्ध गर्मी पैदा करने के लिए यूज किया जाता है। और लाइटिंग के बाद की टाइमलाइन, ये कोई लाइट का स्विच ऑन करने जैसा नहीं है। ये एक हैरान कर देने वाला धीमा प्रोसेस है। शुरुआती 24 से 36 घंटे तो इसे सिर्फ नेचुरल हवा के ड्राफ्ट में जलने दिया जाता है। इसके बाद हॉट ब्लास्ट को अपने नॉर्मल प्रेशर तक पहुंचने में ही 3 से 4 दिन लग जाते हैं। पहला कास्ट यानी पहली टैपिंग पूरे 1 हफ्ते बाद होती है, और फर्नेस को पूरी तरह से नॉर्मल ऑपरेशन में आने और बढ़िया क्वालिटी का हॉट मेटल देने में करीब 15 से 20 दिन लग जाते हैं। मतलब सोचिए, लगभग 3 हफ्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। टैपिंग ऑपरेशंस या कहें फर्नेस का डेली हार्वेस्ट। अब हमारा फर्नेस पूरी तरह से जाग चुका है। इसके अंदर जो लिक्विड मटेरियल लगातार पिघलकर इकट्ठा हो रहा है, उसे रोजाना बाहर निकालने का टाइम आ गया है। फर्नेस के अंदर मुख्य रूप से 2 चीजें पक रही होती हैं, भारी पिग आयरन और हल्का स्लैग। पिग आयरन की डेंसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए ये भारी भरकम मेटल हर्थ में सबसे नीचे जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्लैग है, जो बेसिकली अशुद्धियां हैं। ये हल्का होता है और पिघले हुए मेटल के बिल्कुल ऊपर तैरता रहता है।
फिर एक मशीन से टैप होल को ड्रिल करके खोला जाता है और इन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिएगा, 300 से 700 किलोग्राम। ये सच में काफी हैरान करने वाला फैक्ट है कि सिर्फ 1 टन पिग आयरन बनाने के प्रोसेस में फर्नेस के अंदर 300 से लेकर 700 किलोग्राम तक ये हल्का तैरता हुआ स्लैग पैदा हो जाता है। इसका वजन भले ही कम हो, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इसलिए फर्नेस को जिंदा और काम करते रहने के लिए इस स्लैग को लगातार बाहर निकालते रहना बेहद जरूरी है। छोटे फर्नेस में तो ये टैपिंग शायद हर 2-3 घंटे में एक बार होते हैं, लेकिन अगर हम भिलाई स्टील प्लांट के महामाया ब्लास्ट फर्नेस जैसे विशाल दानवों की बात करें तो वहां 4 टैप होल्स का यूज होता है। और पता है, वहां लगातार हर 10 मिनट में मेटल निकाला जाता है, लिटरली हर 10 मिनट में। ये सच में एक ना रुकने वाली मशीन है। आगे देखते हैं सेक्शन 3, स्लोइंग डाउन एंड पॉजिंग, जिसे फैनिंग और बैंकिंग भी कहते हैं। देखिए, मशीनें भी तो आखिर मशीनें ही है ना। जब मार्केट में डिमांड कम हो या कोई मेंटेनेंस का काम आ जाए तो इसे किसी नॉर्मल मशीन की तरह प्लग खींचकर स्विच ऑफ तो कर नहीं सकते। इसलिए इसे अस्थायी रूप से सुलाने की ये बेहद स्मार्ट तकनीकें काम आती हैं। इसमें सबसे पहले आती है फैनिंग। जब हॉट मेटल की डिमांड कम होती है तो हॉट ब्लास्ट की सप्लाई को नॉर्मल से घटाकर सीधा 25% पर ला दिया जाता है। इससे होता यह है कि फर्नेस के अंदर का रिएक्शन बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है, प्रोडक्शन काफ़ी गिर जाता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, फर्नेस बुझता नहीं है, वो अलाइव रहता है। और अगर कुछ दिनों का शटडाउन चाहिए तो बैंकिंग का इस्तेमाल होता है। इससे आप पुराने ज़माने के चूल्हे या अंगीठी की तरह समझ सकते हैं। हवा यानी हॉट ब्लास्ट को पूरी तरह बंद कर दिया जाता है, सारे इनलेट्स को सील कर देते हैं और ऊपर से सिर्फ ब्लैंक कोक डाल देते हैं। ये ब्लैंक कोक आग को एक कंबल की तरह ढक लेता है। इससे फर्नेस के अंदर की हीट बिल्कुल सुलगते हुए अंगारों की तरह सेफ रहती है। और जब इसे वापस चालू करना हो, बस हवा दीजिए और ये तुरंत फिर से धधकने लगता है। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई बहुत ही छोटा रिपेयर है जिसके लिए सिर्फ 1 या 2 घंटे का शटडाउन चाहिए, तो क्या करेंगे? इसके लिए बैक ड्राफ्टिंग काम आती है। इसमें एयर फ्लो को बिल्कुल उल्टा कर दिया जाता है। खतरनाक गैस को ऊपर स्टैक में भेजने के बजाय उसे सुरक्षित तरीके से नीचे टियर्स और बसल पाइप्स के जरिए बाहर खींच लिया जाता है। इससे मेंटेनेंस का काम जल्दी और सेफली हो जाता है। अब आते हैं हमारे आखिरी फेज पर, सेक्शन 4, ब्लोइंग आउट यानी फर्नेस का रिटायरमेंट। 5 से 7 साल तक लगातार बिना एक पल रुके काम करने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब इस फर्नेस को रिटायर करना पड़ता है। ये ब्लोइंग आउट मेनली 2 तरीकों से होता है। एक है नेचुरल तरीका, जिसमें ऊपर से चार्जिंग बंद कर देते हैं और मटेरियल को धीरे धीरे 24 घंटे तक नीचे सिंक होने देते हैं और ऊपर से पानी का स्प्रे करते हैं। लेकिन दूसरा तरीका बहुत ही फास्ट है, ब्लैंक कोक मेथड। इसमें फर्नेस के अंदर सिर्फ ब्लैंक कोक और 25 से 50 mm का सिलिका ग्रेवल डाला जाता है। ये इतनी तेजी से नीचे सिंक होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस सिर्फ 6 से 8 घंटे में निपट जाता है। और इसी के साथ ये इंडस्ट्रियल जायंट शांत हो जाता है। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस बात पर विचार कीजिए, जो मशीन पूरे आधे दशक तक बिना एक पल रुके धधकती रही हो, उसे फिर से बनाने में कितना एफर्ट लगता होगा। पुरानी जली हुई लाइनिंग को तोड़कर बाहर निकालना, बिल्कुल नए रिफ्रैक्ट्री लगाना और फिर से वही 3 हफ्तों वाला लंबा ब्लोइंग इन प्रोसेस शुरू करना। ये किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। क्या हम इस तरह के विशाल ऑपरेशंस के पीछे की मेहनत और स्केल को कभी पूरी तरह से इमेजिन कर पाते हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।